गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, B.Ed सेकेंड ईयर। आपको मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था शिक्षक अभिभावक संघ। शिक्षक अभिभावक संघ क्या होता है? शिक्षक और अभिभावक मिलकर किसी भी कार्य को, किसी समूह का या किसी उसका संचालन करते हैं, उसे शिक्षक अभिभावक संघ कहते हैं। शिक्षक अभिभावक संघ का अर्थ, आवश्यकता, उद्देश्य क्या है वो मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा चुकी हूँ आपको। अब है शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन। शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन किस आधार पर, किस तरीके से किया जा सकता है? पहला है उसमें शिक्षकों का छात्रों के घरों पर संपर्क। शिक्षक अगर छात्रों के घरों से संपर्क रखेगा, उनके बारे में जानेगा, उनके घर का पता रखेगा। घर का पता जब रखेगा तो शिक्षक के छात्र के छात्र के अभिभावक कौन से कार्य करते हैं, कैसा वातावरण है, उसके घर का माहौल कैसा है, उसकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है, शैक्षिक वातावरण छात्र के घर का किस तरीके का है। तो सारी चीज़ों से क्या होएगा, शिक्षक पहचान पाएगा, उस चीज़ को समझ पाएगा। अगर सपोज मान लो शिक्षक छात्र के घर का शैक्षिक वातावरण उचित नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं पढ़े लिखे हैं या बिल्कुल नहीं पढ़े, सिर्फ छात्र ही पढ़ रहा है, तो ऐसे उस समय पर क्या होएगा, शिक्षक को जब ये मालूम है कि उसके घर पे किसी भी तरीके का कोई भी बालक या कोई व्यक्ति या उसके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षक उस चीज़ को समझाने के लिए छात्र को कहीं ना कहीं अभिप्रेरित करेगा कि वो किसी भी तरीके से छात्र को आगे बढ़ा सके, पढ़ा सके, उसको सिखा सके, जिससे वो अपने शैक्षिक वातावरण या शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति छात्र कर सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि शिक्षक ने काम दे दिया, घर से करके लाया, क्यों नहीं करके लेकर आया, उसका रीज़न क्या है, या उसको छात्र को समझ में आया नहीं, तो सारे ही कारणों का पता लगाने के लिए शिक्षकों का छात्रों के घरों से संपर्क में रहना या संपर्क में होना अनिवार्य है, जिससे छात्र की समस्याओं को शिक्षक जान सकता है, उसका समाधान कर सकता है, चाहे फिर समस्या कैसी भी हो, शैक्षिक हो या फिर उसके सामाजिक हो, भौतिक हो, आर्थिक हो, किस आधार की भी समस्या हो, शिक्षक उसका समाधान कर सकता है। दूसरा पॉइंट है अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क। जितना पेरेंट्स विद्यालय से संपर्क रखेगा, बालक के बारे में, बालक की प्रगति के बारे में, बालक के बारे में उतना ही जान पाएगा, शिक्षकों के बारे में भी जान पाएगा कि शिक्षक किस तरीके से विद्यालय में छात्र को पढ़ा रहे हैं, उनका शिक्षण कार्य किस आधार पर है, विद्यालय क्या क्या कार्य कर रहा है बालकों के शैक्षिक उद्देश्यों का, शैक्षिक पूर्ति के लिए। और अभिभावकों को भी ये पता रहेगा कि विद्यालय में किस किस तरीके की क्रियाएं, पाठ्य से गामी क्रियाएं या शिक्षण विधि से संबंधित या शैक्षिक क्रियाएं, प्रक्रिया किस आधार पर चल रही है। जब तक अभिभावक जाके नहीं देखेगा, विद्यालय से संपर्क नहीं करेगा, अभिभावक को भी अपने बालक की संपूर्ण शैक्षिक गतिविधि का या संपूर्ण क्रियाओं का ज्ञान नहीं होगा। और बालक सिर्फ क्या करे, जब पेरेंट्स स्कूल में, विद्यालय में जाकर जब मिलते हैं, देखते हैं, टीचर से बात करते हैं, तब पता पड़ता है कि हाँ, मेरा बालक ये कार्य भी कर सकता है। सपोज वाला कोई बालक घर पे बिल्कुल शांत है, डिसिप्लिन में रहता है, बिल्कुल अभिभावकों की बात मानता है, लेकिन उसका उल्टा ही वो विद्यालय में है, डिसिप्लिन में नहीं रहता है, बहुत शरारती है, सबको परेशान करता है, गुस्सा करता है, या किसी से के साथ मारधाड़ करता है, झगड़ा करता है। जब अभिभावक जाके मिलेगा, तब वो अपने बालक के इस तरीके के व्यवहार से, इस तरीके की गतिविधियों से परिचित होगा, और तब वो जान सकता है कि हाँ, जो मेरा बालक घर पर डिसिप्लिन में अच्छे से रह रहा है, वही बालक स्कूल में या विद्यालय में जाकर इतनी शरारत कर रहा है, इस तरीके की हरकतें कर रहा है, गतिविधियाँ कर रहा है, जिससे दूसरे लोगों को भी परेशानी हो रही है। जब तक नहीं मिलेगा, तब तक वो अपने बालक के व्यवहार के बारे में, इस तरीके के व्यवहार के बारे में नहीं जान सकता है। तो अभिभावकों का विद्यालय से संपर्क होना अनिवार्य है। तीसरा है शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम और अभिभावक सहभागिता। जितने भी विद्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में अभिभावकों को बुलाना, अभिभावकों की सहभागिता, उनका साथ लेना अनिवार्य है। आजकल जैसे हम देखते हैं कि भामाशाह कई सारे चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। सहायता प्रदान करने से क्या होता है, उस विद्यालय का
जो कार्यक्रम उस विद्यालय की व्यवस्था उसमें वो सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो वो विद्यालय कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, बालकों के शैक्षणिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जब ऐसे अभिभावक की सहभागिता विद्यालय के कार्यक्रमों, विद्यालय के संचालन में, विद्यालय की प्रगति के लिए होती है, तो वो उस तरीके से विद्यालय भी आगे बढ़ता है और उसमें पढ़ने वाले उसके बालकों की भी शिक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, अच्छे से चला सकता है, साधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो शिक्षक कार्यक्रम जितने भी होते हैं या कोई भी कार्यक्रम विद्यालय में जब हो रहा है, तो उसमें अभिभावकों की सहभागिता साथ लेना चाहिए, जिससे अभिभावकों को भी पता पड़े कि विद्यालय में किस किस तरीके से कौन कौन सी गतिविधियाँ हो रही है, उसमें कौन कौन सी वस्तु का कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी ही चीज़ें जब से अभिभावक भी समझेगा और शिक्षक भी समझेगा, तो इसलिए जितने भी विद्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें अभिभावक की सहभागिता होना भी अनिवार्य है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। चौथा है विभिन्न कौशलों के विकास में अभिभावक सहयोग। जितने भी कौशल का विकास है, कौशलों का विकास हम ये कह सकते हैं कि बालक की या छात्र की पर्टिकुलर कोई एक कौशल नहीं हो सकता है जिसमें वो अपना विकास कर सके, या सिर्फ शिक्षण ही नहीं है, शिक्षण प्रक्रिया ही नहीं है जिसमें वो अपने आप की उसकी रुचि हो या उसमें वो उसका विकास कर सके। कई ऐसे कौशल हो सकते हैं, खेल हो सकता है, कोई अन्य एक्टिविटी हो सकती है जिसमें बालक अच्छा हो, रुचि रखता हो और अपने दिल से उस कार्य को करता हो, बहुत मेहनत से उसके लिए अभ्यास करता हो। तो जब विभिन्न कौशलों का विकास कब होएगा, जब अभिभावकों का सहयोग मिलेगा। सपोज मान लो कि कोई बालक खेलने में अच्छा है या कोई बालिका किसी खेल में अच्छी है, वो बहुत आगे जा सकती है, लेकिन अभिभावक नहीं चाहते कि मेरी बालिका खेले और आगे कहीं बाहर जाए जिससे वो बाहर निकले करे। तो क्या होगा, जब अभिभावक नहीं चाहेगा तो उसका कौशल क्या होएगा, बालिका का कौशल रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब कौशल रुक गया तो उसकी प्रगति नहीं होगी, उसका विकास संभव नहीं होगा। इसलिए विभिन्न कौशलों के विकास के लिए अभिभावकों का सहयोग जरूरी होता है, क्योंकि एक सिर्फ लेवल तक या विद्यालय तक ही कौशल का विकास नहीं किया जा सकता। कौशल को विकसित करने के लिए वो कौशल उसका व्यवसाय भी हो सकता है, उससे रिलेटेड कुछ आगे इसमें जिसमें वो अपना नाम कमा सकता है, कुछ कार्य को कर सकता है जिससे वो रुपया पैसा कर अपना जीवन चला सकता है। तो ऐसे कौशलों का विकास अभिभावकों के सहयोग से होता है, ना कि सिर्फ विद्यालय या अध्यापक के सहयोग से होगा। फिर है विद्यालय उद्देश्य में प्रगति के संदर्भ में सूचना। विद्यालय का उद्देश्य है प्रगति। विद्यालय जितनी प्रगति करेगा, बालक की भी प्रगति उतनी ही होगी, क्योंकि विद्यालय की प्रगति या विद्यालय का जितना नाम हो रहा है, प्रगति हो रही है, छात्र की प्रगति या छात्र की प्रगति भी उतनी ही होगी, छात्र के उद्देश्य भी उतने ही पूरे होंगे। तो विद्यालय के उद्देश्य या प्रगति के संदर्भ में जितनी भी सूचना है वो अभिभावकों को देनी चाहिए कि इस विद्यालय ने ये इस जगह पे नाम कमाया और इस कार्य को करा है। तो जिससे इन सूचनाओं से क्या होएगा, छात्र की प्रगति भी आगे बढ़ती जाएगी, अधिक से अधिक छात्र उस विद्यालय में आएंगे। फिर अभिभावकों के दायित्व और अध्यापक के दायित्व कौन कौन से होने चाहिए। अभिभावकों के दायित्व, क्योंकि शिक्षक अभिभावक संघ है, अभिभावकों का भी कुछ दायित्व होता है और अध्यापक के भी दायित्व है। दोनों के दायित्व, अगर दोनों अपने दायित्व का समय समय पे और सही तरीके से निर्वहन करेंगे तो बालक की शैक्षिक या बालक की विकास संभव हो सकता है सारी जगह से, आंतरिक और बाहरी दोनों तरह से। पहला है शिक्षकों से समय समय पर मिलना। अभिभावकों का दायित्व होना चाहिए कि वो समय समय पर विद्यालय में जाके शिक्षकों से मिले और अपने बालकों की सूचना एकत्रित करें कि हमारा बालक किस तरीके से कार्य को कर रहा है। बालकों की प्रगति की सूचना लेना, अभिभावक जब विद्यालय में जा रहा है तो बालकों की प्रगति की सूचना ले कि मेरे बालक ने कितनी शिक्षण क्रिया को करा है, किस तरीके से उसकी प्रगति अच्छी है, तो उसके लिए उसको और आगे मोटिवेट करें, और अगर उसमें नकारात्मक है तो उस प्रगति के लिए उसमें सुधार करने की कोशिश करें, घर पे भी, स्वयं भी और शिक्षकों के साथ मिलकर भी। घर तथा विद्यालय के वातावरण का समायोजन। विद्यालय का वातावरण कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, दोनों में एक समायोजन होना चाहिए। अभिभावक जाएगा, विद्यालय से मिलेगा और शिक्षकों से मिलेगा, तभी वो पता लग सकता है कि विद्यालय का वातावरण भी कैसा है। तो दोनों में एक समायोजन होगा तो बालक अच्छे से सीख सकता है। गृह कार्य का प्रतिदिन निरीक्षण। अभिभावक चाहे कितना ही बिजी क्यों ना हो अपने कार्य में, लेकिन
समय समय पर गृह कार्य का या बालक के किसी भी काम का, विद्यालय कार्य का निरीक्षण वो समय समय पर करे, जिससे बालक को ही पता लगे कि विद्यालय में और घर पर प्रतिकूल और मेरे शिक्षण की क्या हो रही है, जांच हो रही है, निरीक्षण हो रहा है, तो उस कार्य को अच्छे से करेगा। बालक की संगति या दोस्तों पर ध्यान देना। अभिभावक का दायित्व बनता है कि बालक कौन सी संगति में, किन लोगों के साथ, किस व्यक्ति के साथ उठ बैठ रहा है, उस पर वो ध्यान दे। ऐसे नहीं कि सिर्फ वो अपने कार्य में ही व्यस्त रहे। अगर ध्यान नहीं देंगे और संगति अच्छी नहीं हुई तो बालक में उस संगति का गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो इसलिए अभिभावक का दायित्व है कि वो बालक की संगति और दोस्तों पर ध्यान रखे। अध्यापक के दायित्व। अभिभावकों के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। अभिभावकों के साथ में उनका सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, जिससे अभिभावक बार बार उन अध्यापकों से, शिक्षकों से मिल सके। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं होगा तो अभिभावकों के मन में भी एक शिक्षक के प्रति या विद्यालय के प्रति कैसी छवि बन जाएगी, नकारात्मक बुरी छवि बन जाएगी, जिससे बालक अध्यापक या अभिभावक उनसे बार बार नहीं मिलने आएंगे। कहीं ना कहीं एक समय आने पर वो अपने बालक को भी उस विद्यालय से हटा देंगे। तो इसलिए अभिभावकों के साथ शिक्षक का या अध्यापक का जो दायित्व है वो या व्यवहार है जो सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। समय समय पर अभिभावकों से मिलना। अगर अभिभावक के कुछ कारणवश या किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं विद्यालय में, तो जाकर अभिभावकों से मिले, जिससे पता चल सके कि हाँ बालक किस कार्य को किस तरीके से कर रहा है, किसी काम को वो करता भी है या नहीं करता है, और रीज़न क्या नहीं है उनका विद्यालय में आकर मिलने का। तो समय समय पर अभिभावकों से मिलना। विद्यालय कार्यक्रमों में अभिभावकों की अधिक सहभागिता। जितने भी विद्यालय में कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें अभिभावकों की सहभागिता लेनी चाहिए, जिससे अभिभावक भी और मतलब अभिभावकों को भी सूचना प्राप्त हो कि जितने भी कार्य जब विद्यालय में कराए जा रहे हैं, कोई सपोज मान लो किसी कार्य के लिए रुपए भी मंगाए जा रहे हैं, तो वो किस लिए मंगाए जा रहे हैं, कहाँ पर खर्चा होएगा उस रुपए का। तो अभिभावक जब उन सूचनाओं से संप्रेषित या उन सूचना अभिभावकों को प्राप्त होगी, तो विद्यालय कार्यक्रम में और अच्छे से अच्छे विद्यालय में कार्यक्रम कराए जा सकते हैं। संघ की सहायता से बालकों की समस्याओं का समाधान। अभिभावकों की सहायता करना। संघ की सहायता से अभिभावक या शिक्षक का अभिभावक संघ की सहायता से कई सारे ऐसे कमजोर, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर जो बालक हैं उनकी सहायता करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराना। तो अध्यापकों के भी कई सारे दायित्व होते हैं और अभिभावकों की ज़्यादातर। तो शिक्षक अभिभावक संघ आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। शिक्षक अभिभावक संघ का संचालन 5 प्रकार से किया जा सकता है और अभिभावकों और अध्यापकों के दायित्व इस तरीके से होते हैं। इससे संबंधित रिलेटेड नोट्स और क्वेश्चन आपको PDF में सेंड कर दी जाएंगे।